हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं सर्कल्स और ये क्लास 4 है हमारी ज्योमेट्री की। तो यहाँ से हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जो हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उनके नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल हम पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं बच्चों। क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल्स। तो इसमें मैं आपको सर्कल से रिलेटेड जो जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉपर्टीज बनती हैं, ठीक है, जिस जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो बताने वाला हूँ। क्वेश्चन भी लेंगे हम, बट मैं थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। तो कंप्लीट अच्छे से देखिएगा। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं बच्चों, मेरा मानना है कि पहले हमें चीज़ों का पता लग जाए, तब मिक्स सवाल भी करें हम, तो बच्चों को एकदम तुरंत समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो पहले हम कंप्लीट इसकी बेसिक पढ़ते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अच्छे से। तो चलिए सर्कल स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो लिख लीजिए, टॉपिक का नाम है सर्कल्स। और सर्कल में मैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, खूब सारे सर्कल्स बनाऊंगा। ये सर्कल्स बने हुए हैं और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज की हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सर्कल्स टॉपिक का नाम लिख लीजिए और यहां से स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, अगर ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, अगर इसके सर्कमफ्रेंस से मिलाया जाए बच्चों, अगर मैं इसके सर्कमफ्रेंस से मिलाता हूं तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज रेडियस, है ना। सेंटर को अगर सर्कमफ्रेंस से मिलाया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। अगर सर्कमफ्रेंस को दोनों तरफ से मिलाया जाए जो कि सेंटर से गुजरती हो लाइन, तो ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजरती है और सर्कमफ्रेंस पे दोनों तरफ मिलती है, दैट पर्टिकुलर लाइन इज नोन एज डायमीटर। बिल्कुल सही है। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज डायमीटर। एक ऐसी लाइन जो सर्कमफ्रेंस से तो दोनों तरफ से निकलती हो, एक ऐसी लाइन जो सर्कमफ्रेंस पे तो दोनों तरफ मिलती हो, सर्कमफ्रेंस पे तो बच्चों दोनों तरफ मिली है, लेकिन लेकिन कैन वी से ये सेंटर से नहीं निकलती, ये सेंटर से नहीं निकलती, तो इसको क्या बोलते हैं हम? दिस इज नोन एज कोड। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? सेंटर से तो दोनों तरफ निकलती है, लेकिन सेंटर से तो ये लाइन हमारी दोनों तरफ निकली है, बट मतलब सर्कमफ्रेंस से तो दोनों तरफ निकली है, बट सेंटर से पास नहीं हुई है, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी लाइन को बोला जाता है बच्चों, दिस पर्टिकुलर लाइन इज नोन एज कोड। अच्छा, एक बार फिर से दोबारा बताता हूं। अगर मान लो मैं ऐसे ही एक लाइन बनाता हूं जो सर्कमफ्रेंस पे दोनों तरफ मिलती है लेकिन बाहर निकल जाती है ऐसे करके, तो ये गलती नहीं है, यही लाइन हमने बाहर निकाल दी, तो इसका नाम बदल जाता है। अगर ये लाइन बाहर निकल जाए तो उसका नाम बदल जाता है, दिस इज नोन एज सिकेंट। तो ये क्या बन जाती है? सिकेंट बन जाती है। और एक ऐसी लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई जाए, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया और निकल गई, एक पॉइंट पे टच किया और निकल गई, उस पर्टिकुलर लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। बिल्कुल सही समझा आपने। दिस पर्टिकुलर लाइन इज नोन एज टेंजेंट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ जो सर्कल्स में यूज होती है, इनके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए। तो आपको ये 5 चीजें बताई मैंने। अब सबसे पहले बात करते हैं एरिया की। तो एरिया कैसे निकलता है सर्कल्स का? तो सर्कल का अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया अगर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस निकालना है तो बच्चों 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? 2 पाई आर। एक बात याद रखना, बस पाई का वैल्यू हम क्या लेते हैं क्वेश्चंस में? 22/7। ठीक है, जब भी हमें पाई का वैल्यू लेना होगा, वी टेक इट 22/7। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, होती अप्रोक्सीमेट है, बट क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए हम 22/7 ही लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू 3.142 एंड सो ऑन होती है, उसके बारे में हम नंबर सिस्टम में बात करेंगे, बट आपको हमेशा क्वेश्चन में 22/7 वैल्यू लेनी है। तो एक बार फिर से सर्कल बनाइए, इस बार कंप्लीट नहीं, जितना ये पार्ट दिखाया हुआ है इतना बनाइए। और मान लीजिए बच्चों ये सेंटर ओ है और यहाँ पे ये अंदर से जो सर्कल, जो ये एंगल बनता है, दिस एंगल इज थीटा। थीटा अंदर वाला एंगल है बच्चों। ये आपको इतना पोर्शन दिया हुआ है सर्कल का, ये इतना पोर्शन आपको दिखाया गया है और ये बात समझ गए होंगे आप। एंगल जो थीटा है उसको वो कौन सा लिया गया है? एंगल थीटा जो है बच्चों वो अंदर वाला एंगल है, ये वाला। तो अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, कई बार इसका एरिया पूछ लिया जाता है। किसका? इस सेक्टर का एरिया, जो ये सेक्टर आपको दिख रहा है जिसमें थीटा एंगल है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम यूज करते हैं θ/360, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया थीटा। देखो कंप्लीट 360 होता है, लेकिन उसका कितना पोर्शन लिया आपने? उसका थीटा ही पोर्शन लिया है। और अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो ये यूज करेंगे। अगर हमसे पूछा जाए सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस नहीं बोलते इसमें, अगर मैं इसको नाम ए दे दूं और इस पॉइंट को नाम बी दे दूं, तो सर्कमफ्रेंस नहीं बोलते बच्चों इस केस में, उसको लेंथ ऑफ आर्क ए बी बोलते हैं। देखो मैं बोल देता हूं 1 मिनट के लिए, सर्कमफ्रेंस या लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये पूछा जाता है कई बार, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। आप समझ रहे हैं? ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी इसको बोलते हैं।
तो इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं थीटा बाय 360। ये किसका होगा? ये सर्कमफ्रेंस का थीटा बाय 360 मतलब 2 पाई आर का। और एक और बात, अगर हमसे मान लो ये रेडियस आर है तो सर्कमफ्रेंस या लेंथ ऑफ आर के भी पूछा जाए तो वो ये बनेगा। लेकिन अगर हमसे पेरीमीटर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? पेरीमीटर, पी इज द पेरीमीटर। तो बच्चों पेरीमीटर में ये लेंथ ऑफ आर के भी तो आएगी, सर्कमफ्रेंस तो आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। बट इसमें +2r और हो जाता है। +2r कहां से आया सर? ये दोनों रेडियस भी आ गई हमारी, क्योंकि पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स। तो सम ऑफ साइड्स में तो ये दोनों रेडियस भी आएंगी ना, ये दिख रही होंगी आपको, ये दोनों भी आएंगी ना। ये दोनों, ये आर है तो ये भी आर है, तो ये दोनों भी, और ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी भी। तो ये पेरीमीटर पूछा जाए तो ये यूज करेंगे, और सर्कमफ्रेंस पूछा जाए तो ये यूज करेंगे। आई होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब बात करते हैं इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज की। तो एक और बात पहले बता दूं मैं, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे आने वाला हूं। किसकी? सर्कल की। तो अब देखिए यहां पे बच्चों, इधर देखिए, मान लीजिए ये एक कोड है ए बी, ठीक है। जैसे ही आपने ये कोड बनाई तो इसने कंप्लीट सर्कल को 2 सेगमेंट में बांट दिया। कितने में सर? 2 सेगमेंट में। जो नीचे वाला सेगमेंट है, ये नीचे वाला सेगमेंट आप देख पा रहे हैं, इस नीचे वाले सेगमेंट को हम बोलते हैं, दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर वाला सेगमेंट आप देख पा रहे हैं, दैट इज नोन एज मेजर सेगमेंट। नीचे वाले को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ऊपर वाले को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। कई बार हमें माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट के एरियाज पूछ लिए जाते हैं। बहुत बार होता है कि कोई कोड डाल दी और जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया बताओ कितना है। तो इसके लिए हमें गिवन क्या होता है या हम निकाल क्या सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर ये सेंटर O है और अगर मैं यहां से दोनों तरफ मिला दूं, O से भी और इससे भी, तो हमें ये रेडियस दी होती है, एक तो ये रेडियस दी होती है, और एक इनके बीच का एंगल गिवन होता है, या ये हम निकाल सकते हैं, ये थीटा। इस बार थीटा इनके बीच का एंगल है, ये वाला थीटा है, और ये रेडियस हमें पता है। तो हाउ वुड यू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट? इसका एरिया बताना है। आप समझ रहे हैं ना, इतने पोर्शन का। तो आप सही समझो, आप कहोगे सर इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, है ना। देखो आपको इस नीचे वाले पोर्शन का एरिया बताना है जो ये शेडेड है। तो कैसे निकालोगे? आप कहोगे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, थीटा बाय 360 ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो पूरे सेक्टर का एरिया आ गया। कौन से सेक्टर का? इस सेक्टर का एरिया आ गया बेटा। इस सेक्टर का, ये वाला जो सेक्टर बनाया था, इसका एरिया आ जाएगा हमारा, बोलो सही है। और इसमें से अगर मैं ऊपर, ये ट्रायंगल है, ये छोटा सा ट्रायंगल AOB ट्रायंगल, अगर इसका एरिया माइनस कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB माइनस कर दूं, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, आ जाएगा ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे भाई? उसको निकालने के तो हमें बहुत सारे फॉर्मूले पता है, तो फिलहाल मैंने ऐसे ही लिख दिया है ये, तो जब सवाल आएंगे तो देखेंगे इस चीज पे, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताता हूं मैं सर्कल की। आपको एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आएगी, बस सर्कल बनाते जाइएगा, एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आएगी। तो पहली प्रॉपर्टी, अगर ये कोई कोड AB है, यदि ये कोई कोड AB है, तो बच्चों सेम सेगमेंट में, जैसे ये एंगल बना लिया मैंने, सेम सेगमेंट में कोई पर्टिकुलर कोड, एंगल मेड बाय कोड इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं? जैसे ये बना लिया, ये सभी सेम सेगमेंट में एंगल्स है ना। ये देखिए यहां बना लिया, तो जैसे AB कोड है, वो सेम सेगमेंट में जहां भी एंगल बनाएगी उन सब की वैल्यू सेम होती है। क्या सर समझ नहीं आएगी? एंगल मेड बाय कोड इन सेम सेगमेंट वुड ऑलवेज बी इक्वल, मतलब कि ये सारे एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा सर हमेशा। ये प्रॉपर्टी है सर्कल की, क्या? एंगल मेड बाय कोड इन सेम सेगमेंट वुड ऑलवेज बी इक्वल। 10th क्लास में भी करते थे बच्चों, 10th क्लास में सारी प्रॉपर्टीज गिवन है ये, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूं और समझा भी रहा हूं कि एक पर्टिकुलर कोड सेम सेगमेंट में हमेशा एंगल सेम बनाएगी। एक बार दोबारा देखो, अगर ये कोई कोड AB है, तो हमने कहा सेम सेगमेंट में जहां भी एंगल बनेंगे वो तो इक्वल बनेंगे। मान लो ये एंगल बना लिया हमने, या फिर ये एंगल बना लिया हमने, तो सेम सेगमेंट में जो भी एंगल बनेंगे वो सेम बनेंगे, ठीक है। वो तो है ही है, एंगल मेड बाय कोड इन सेम सेगमेंट इज इक्वल, तो ये आर इक्वल बनेंगे। लेकिन यही कोड अगर सेंटर पे एंगल बनाए तो कितना बनेगा? क्या सर? अगर यही कोड बच्चों, AB कोड अगर सेंटर पे एंगल बनाए तो कितना बनेगा? दोबारा सुन लीजिए, सेम सेगमेंट में एंगल बनाए तो इक्वल बनेंगे, लेकिन यही कोड अगर सेंटर पे एंगल बनाती है तो हमेशा उसका डबल बनेगा, मतलब 2 थीटा बनेगा। एंगल मेड बाय कोड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये इक्वल बनेंगे, लेकिन यही कोड अगर सेंटर पे एंगल बनाए तो वो हमेशा डबल बनेगा। किसका डबल बनेगा? जो वो कोड कहां बनाती है?
सेम सेगमेंट में एंगल बनाती है। ठीक है, हमेशा सर हमेशा एंगल जो सेंटर में बनता है सर्कल के वो हमेशा डबल बनता है जो एंगल सेगमेंट में बनता है। बेटा ये बात समझ में आ गई सबको? एक बार फिर से सुन लो, मुझे बताओ लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है? हाँ जी, सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है? बच्चे सही समझे, सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है सर डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। देखो अगर डायमीटर लॉन्गेस्ट कोड है तो सर्कमफ्रेंस में तो मतलब सेगमेंट में तो वो भी एंगल सेम बनाएगा, सेम सेगमेंट में जहां मर्जी बना लो तो ये एंगल इक्वल बनेंगे। अगर डायमीटर भी है तो वो सेम बनाएगा, है ना, वो एंगल्स तो सेम बनेंगे। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट कोड ले रहे हो, डायमीटर ले रहे हो, तो वो एंगल तो सेम बनेंगे लेकिन सेम के साथ साथ कितने बनेंगे? 90 डिग्री बनेंगे। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? एंगल मेड बाय डायमीटर इन सेम सेगमेंट, एंगल मेड बाय डायमीटर इन सेम सेगमेंट वुड ऑलवेज बी इक्वल। तो जो ये एंगल बन रहे हैं हमारे सेम सेगमेंट में बच्चों, ये एंगल हमेशा क्या होंगे? एंगल हमेशा इक्वल होंगे। एंगल मेड बाय, ठीक है, ये बात एंगल इक्वल होंगे और किसके इक्वल होंगे सेम सेगमेंट में? 90 डिग्री के, अगर डायमीटर बना रहे हैं तो। फिर से सुनो, अगर मान लो ये सेंटर है, ये कोड ए बी है, ये वाली प्रॉपर्टी सुनो, ये कोड ए बी है, तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप सेंटर से कभी भी परपेंडिकुलर डालते हो किसी भी कोड पे, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनो, अगर आप सेंटर से किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर डालते हो तो वो गिवन कोड को हमेशा बाइसेक्ट करेगा। हमेशा सर हमेशा। एक बार फिर से सुन लो, यदि हम परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी कोड पे, जैसे ए बी पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, सेंटर से आप परपेंडिकुलर डालते हो सेंटर से, तो वो गिवन कोड को हमेशा बाइसेक्ट करेगा। हमेशा सर हमेशा वाली बात है, गिवन कोड भाई देखते ही बाइसेक्ट हो जाएगी, गिवन कोड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, और जो ये ओसी है इसको डी से डिनोट करते हैं बच्चों, और डी क्या होता है यहां पे लिख भी देता हूं, डी इज द डिस्टेंस ऑफ कोड। डी क्या है? डी इज द डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस है। डी इज द डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर। जो डिस्टेंस होता है वो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, सेंटर से। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लो, अगर सेंटर से आप कभी भी परपेंडिकुलर डालते हो किसी भी कोड पे तो वो गिवन कोड को हमेशा बाइसेक्ट करता है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी, ये देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी सुनिए जरा। अगर ये एक टेंजेंट है, यदि ये एक टेंजेंट है, ये सेंटर है बच्चों। ठीक है, टेंजेंट और, हाँ जी, इसके बारे में सुनिए। अगर आप सेंटर से, यदि आप सेंटर से टेंजेंट जहां पे टच करता है सर्कल को, टेंजेंट जहां पे सर्कल को टच करता है सेंटर से उस पॉइंट को मिलाते हो, याद आया कुछ? सेंटर से उस पॉइंट को मिलाते हैं टेंजेंट के, जहां पे टेंजेंट टच करता है, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। इस टेंजेंट के साथ है ये। ठीक है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। सेंटर से टेंजेंट जहां टच करता है सर्कल पे उसको मिलाते हैं यदि, तो एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज है, मैं सब पे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, लेकिन एक बार अच्छे से नोट्स बना लो। नोट्स रहेंगे तो प्रॉपर्टीज को मैं रिलेट भी करवा सकता हूं आसानी से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों को? बताइए मुझे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये रही आपके सामने, ये वाली प्रॉपर्टी सुनो, ये वाली प्रॉपर्टी सुनो। फिर ये बताने के बाद में फिर आपको मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। पहले एक एग्जांपल भी ले लूंगा, ज्यादा ना हो जाए, एक एग्जांपल भी मैं लेते हुए चलूंगा। ठीक है, तो पहले एक दो प्रॉपर्टीज और। अगर ये सर्कल है और ये पॉइंट है कोई भी पी आउटसाइड सर्कल, मुझे बताओ यहां से कितने टेंजेंट डाल सकते हैं सर्कल पे? किसी भी गिवन सर्कल पे हम कितने टेंजेंट डाल सकते हैं? बिल्कुल सही, 2 टेंजेंट डाल सकते हैं सर, 2 डाल सकते हैं। बताओ इस पॉइंट से देखो इस सर्कल पे 2 टेंजेंट डाल सकते हैं, एक तो ये होगा और एक यहां से होगा। कितने टेंजेंट डाल सकते हैं? 2 टेंजेंट डाल सकते हैं। हमने 2 टेंजेंट डाल दिए, इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। प्रॉपर्टी ये है बच्चों, प्रॉपर्टी ये है कि इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो हमेशा इक्वल होती है। पी ए इज इक्वल टू पी बी। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से जो भी हम टेंजेंट डालते हैं उनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है। हमेशा सर हमेशा। एक बार फिर से सुन लो, अगर ये कोई पॉइंट P है, आपने यहां से एक टेंजेंट डाला, यहां से ये एक टेंजेंट डाल दिया सर, और आपने बच्चों यहां से एक सीकेंट भी डाल दिया, ये सीकेंट डाल दिया। ठीक है, ये ए नाम है, इस बार ये सीकेंट डाल दिया। सीकेंट समझते हैं ना? ठीक है,
तो प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी सुन लो इस बार। प्रॉपर्टी ये होगी कि पी ए का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी इंटू पी सी होता है। पी बी, पी से बी, पी से सी, पी से बी, पी से सी, पी बी इंटू पी सी होता है। एक बार फिर से ये याद हो जाएंगी, मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये सब पता लग जाएंगी बेटा। एक बार फिर से दोबारा सुनो। अगर ये कोई पॉइंट P है और आपने एक नहीं दो टेंजेंट डाल दिए, एक नहीं दो टेंजेंट डाल दिए, इनको नाम दे दो A, इसको B, इसको C, इसको D। इस बार एक नहीं दो सेकंड डाल दिए, सॉरी 2 सेकंड डाल दिए, तो प्रॉपर्टी क्या बनेगी? मेरे ख्याल से बच्चे खुद इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिन कर लिया होगा क्या प्रॉपर्टी बनेगी। पी ए इंटू पी बी, बिल्कुल सही है, यहां लिख देता हूं क्या बनेगी। P से A इंटू पी से B, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या बनेगी, पी सी इंटू पी डी, पी से C, पी से D, पी सी इंटू पी डी, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। बोलो सही है? एक बार फिर से सुनो जरा ध्यान से। ये ए बी और सी डी क्या है? ये ए बी और सी डी सर, ये ए बी और सी डी क्या है बच्चों? ए बी और सी डी सर दो कोड्स हैं, लेकिन ये दोनों कोड कहाँ इंटरसेक्ट हुई? बाहर जाके पी पे। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये कोड अंदर ही टकरा जाती हैं। मान लो ये कोई पॉइंट है P, ये अंदर ही टकरा गई। कौन सी दो कोड? ए बी और सी डी। ये ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों कोड्स बच्चों अंदर ही टकरा गई, बाहर नहीं टकराई, अंदर ही टकरा गई। P यहाँ बाहर जाके इंटरसेक्ट हो रही थी, अंदर हो गई, तो भी ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। क्या सर? तो भी बच्चों ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, अभी भी वही की वही रहेगी। क्या रहेगी सर? अभी भी आप बोलोगे कि सर पी ए इंटू पी बी, पी से ए, पी से बी, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, पी से ए, पी से बी, पी से सी, पी से डी। हमेशा लग सकती है सर, ये हमेशा लग सकती है किसी भी सर्कल में सर, किसी भी सर्कल में कहीं भी इंटरसेक्ट हो जाए सर, दो कोड कहीं भी इंटरसेक्ट हो जाए। एक बार मैं ये पूरा दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, ये बात एक बार ये बात मैं पूरी रिवाइज करवाता हूँ, दोबारा सुन लो। देखो यहाँ पे क्या था, पी ए इंटू पी ए इज इक्वल टू पी बी इंटू पी बी, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। यहाँ पे क्या था, पी ए इंटू पी ए इज इक्वल टू पी बी इंटू पी सी, तो पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी इंटू पी सी। यहाँ पे पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, तो ये बन गई। और यहाँ पे क्या होगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, तो ये बन गई। बोलो बेटा, इतना समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? ये बातें समझ में आ रही है? इनको इम्प्लीमेंट करेंगे हम। बच्चे कहते हैं क्वेश्चन करवा दो सर, एक पहले एक दो प्रॉपर्टी और बतानी है मुझे अभी, लेकिन एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, पहले एक सवाल ले लेता हूँ, ये प्रॉपर्टी आ गई फिर बताता हूँ। ठीक है, दोबारा आता हूँ मैं इसी स्लाइड पे। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, एक बढ़िया सवाल है, एक जबरदस्त सवाल है। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि ये चीजें रिलेट कर सको आप, कैसे कैसे सवाल आएंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये था कि दो सर्कल थे, एक सर्कल ये है छोटे वाला और एक वो सर्कल था, एक थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं। ये दो सर्कल थे, दोनों ही टच कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों टचिंग सर्कल हैं। कहाँ टच कर रहे हैं? ये आर पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इस कैपिटल आर पॉइंट पे टच कर रहे हैं। आपने क्या किया, यहां से एक टेंजेंट डाल दिया। ये टेंजेंट हो सकता है, देखो ये कॉमन टेंजेंट है इन दोनों का। ठीक है, ये दोनों का कॉमन टेंजेंट है, ऐसे करके आपने डाल दिया। ये कॉमन टेंजेंट है, मतलब यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है, तो पी क्यू इज अ कॉमन टेंजेंट, पी क्यू इज अ कॉमन टेंजेंट। इसको आपने ज्वाइन कर दिया, इसको भी आपने ज्वाइन कर दिया, ये गिवन है हमें। ठीक है, ऐसे करके ये डायग्राम गिवन है हमें। और क्या पूछा है, क्या निकालना है, मैं सब कुछ बता देता हूं। क्या पूछा है और क्या गिवन है, सब कुछ बता देता हूं। आपसे पूछा था फाइंड एंगल पी आर क्यू, देख रहे होंगे आप, पी आर क्यू, ये वाला एंगल बताना है आपको, पी आर क्यू। और मैं एक बार बता दूं क्या क्या गिवन था। इफ आर इज द पॉइंट ऑफ, इफ आर इज द पॉइंट ऑफ contact, r is the point of contact of two circles, r is the point of the contact of two circles and full stop, pq, जो ये pq पॉइंट दिख रहे हैं आपको, pq are the point, pq are the points, pq are the points of contact, points of contact of common tangent, points of contact of कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट कौन है? पी क्यू, उसके पी और क्यू पॉइंट्स हैं जहाँ कौन से, जो कॉन्टेक्ट करते हैं, बस है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ, किसका कॉमन टेंजेंट? ऑफ टू सर्कल्स, कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स, ये क्वेश्चन है। तो सवाल समझ गए हैं बच्चे? बताओ मुझे, क्वेश्चन क्लियर है? पी आर क्यू एंगल बताना है, आर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और पी क्यू यहाँ पे ये कॉमन टेंजेंट के पॉइंट है। तो आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी सोचिए बच्चों। मैं तो कहूंगा बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त सवाल है, लेकिन समझ में आएगा एक ही बार में, बहुत मजेदार सवाल है।
तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं रेड पेन से इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, सवाल के सॉल्यूशन के लिए बच्चे तैयार हैं। तो सॉल्यूशन क्या है सर, इसका क्या है ये क्वेश्चन, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात आप एक काम करिए, यहां से एक कॉमन टेंजेंट ऐसे करके दिखा दीजिए। ये ऐसे करके जहां पे ये टच करता है यहां से एक ऐसे करके एक टेंजेंट निकाल दीजिए। क्या ये दोनों का टेंजेंट है बच्चों? यस सर। क्या इसका भी टेंजेंट है? यस। क्या इसका भी टेंजेंट है? यस। तो और जहां पे ये मिले हैं इस पॉइंट को एस नाम दे दीजिए। बोलो दिखा सकते हैं? ये क्या है? एस आर इज द टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट है ये भी दोनों सर्कल्स का। जहां पे ये दोनों सर्कल टच करते हैं उसका ये कॉमन टेंजेंट है एस आर। ये दिखा दिया हमने। इसका फायदा क्या होगा सर? फायदा बच्चों ये होगा, अब सुनो, अब आप मुझे ये बताओ, अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये पॉइंट एस, कहना इससे जो भी आप टेंजेंट डालोगे किसी सर्कल पे उनकी लेंथ इक्वल होती है। क्या मैं बोल सकता हूं पी एस की लेंथ एस आर के इक्वल होगी? यस सर। कैसे सर? बच्चों ये प्रॉपर्टी की थी ना हमने कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है यदि, तो वहां से जो टेंजेंट डलते हैं उनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं एस पी इज इक्वल टू एस आर होगा? एस पी इज इक्वल टू एस आर, क्योंकि दोनों ही टेंजेंट है इस सर्कल पे, छोटे वाले पे। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा? बताइए क्या प्रॉपर्टी थी? अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा। एक बार फिर से सुनो, इस एस पॉइंट से कैनाई से ये दोनों भी कॉमन टेंजेंट है। यस सर, ये दोनों भी टेंजेंट है बेटा, और दोनों टेंजेंट है तो दोनों की लेंथ भी बराबर होगी, तो इसकी लेंथ इसके भी इक्वल होगी। यस सर। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। यस सर। तो एस आर क्यू, ये वाली ट्रायंगल को देखो, एस आर क्यू, इस ट्रायंगल में कैनाई से इसके सामने वाला अगर बीटा एंगल तो इसके सामने वाला भी बीटा होगा। ये दोनों बीटा बीटा होंगे। यस और नो? भाई दो साइड इक्वल है तो उसके सामने बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। बोलो बेटा समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो सवाल बढ़िया लूंगा मैं, क्वेश्चंस अच्छे लूंगा ताकि आप लोगों का बढ़िया से समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। बेसिक भी लूंगा लेकिन अभी थ्योरी समझा रहा हूं तो एक बीच में सवाल ले लिया मैंने। तो अब बस कंप्लीट ट्रायंगल ले लो आप। अब कंप्लीट ट्रायंगल ले लो पी आर क्यू। कौन सी ट्रायंगल ले लें सर? पी आर क्यू। और तीनों एंगल्स का सम कितना होगा इसमें? तीनों एंगल्स का सम सर 180 डिग्री होगा। तो तीनों का सम अगर 180 है तो कैन आई से दैट अल्फा प्लस ये वाला एंगल, अल्फा प्लस बीटा, ये वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा तीसरे वाला एंगल, क्या मैं बोल सकता हूं तीनों एंगल्स का सम 180 है? यस सर, तीनों का सम 180 है। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180 है। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180 है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और बच्चों ध्यान से देखो, जो एंगल पूछा हुआ है हमसे, ये आर पी आर क्यू एंगल पूछा हुआ है, कैन वी से वो अल्फा प्लस बीटा ही तो है, वो अल्फा प्लस बीटा ही तो है। तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं एंगल पी आर क्यू जो बनेगा, जो हमसे पूछा हुआ था, वो 90 डिग्री बनेगा? यही सवाल का आंसर होना चाहिए, यही सवाल का आंसर है 90 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बताओ मेरे को ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन समझ में आया? बच्चों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखो बहुत अच्छा सवाल था। हमने कहा हमें ऐसे तो पता लग नहीं रहा था तो हमने एक टेंजेंट डाल दिया यहाँ से। जैसे ही डाला है वहां से ये पता लग गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो यहाँ से वहां से ये पता लग गया कि इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। तो ये अल्फा तो ये अल्फा, यहाँ से ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इस सर्कल के टेंजेंट है ये। तो यहाँ से ये बीटा तो ये बीटा, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, वहां से अल्फा प्लस बीटा 90, और ये एंगल जो पूछा था रिक्वायर्ड आंसर वही है। तो पी आर क्यू 90 डिग्री, यही सवाल का आंसर है। तो क्वेश्चंस मैं बहुत करवाने वाला हूं। अभी मैं थ्योरी समझा रहा था, मैं फिर से थ्योरी पे आता हूं। ठीक है, एग्जांपल बहुत सारे देने वाला हूं मैं आने वाले वीडियोस में इसके भी। चलिए, तो दो प्रॉपर्टी और बताता हूं मैं इसमें पर्टिकुलरली पहले, और फिर बाकी बातें फिर देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये भी बहुत अच्छी थ्योरम है, ये समझने वाली थ्योरम है बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, सवाल करवाऊंगा मैं इन पे भी, लेकिन अभी थ्योरम को समझ लो। थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई टेंजेंट हमें गिवन है, ये टेंजेंट दिया हुआ है हमें सर्कल का, और यहां से मैंने एक कोड डाल दी ए बी इज अ कोड, या ए सी इज अ कोड। ठीक है, ए बी कोड ले लो पहले। एक टेंजेंट है, एक कोड है, ये एक टेंजेंट है, एक कोड है, इनके बीच में मान लो ये एंगल अल्फा है। किसके बीच में? कोड के बीच में और टेंजेंट के बीच में। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया सर। यस सर। देखो प्रॉपर्टी ये है, ध्यान से सुनो, प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी कोड और किसी टेंजेंट के बीच में एंगल अल्फा बनता है, जैसा कि यहां देख रहे होंगे ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल, तो यही कोड इसकी ऑल्टरनेट सेगमेंट में, यही कोड मतलब सर ए बी कोड इसकी ऑल्टरनेट सेगमेंट में, मतलब दूसरी तरफ जहां भी बच्चों एंगल बनाएगी वो सेम होगा, मतलब अल्फा होगा। सब बात समझ नहीं आई? आएगी बच्चों, आएगी, दोबारा सुन लो।
दोबारा सुन लो, अगर ये कोड है और ये टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा बनता है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि यही कोड इसकी ऑल्टरनेट सेगमेंट में, देखो ऑल्टरनेट सेगमेंट में तो सारे एंगल इक्वल होते हैं ना, तो ये एंगल जहां भी बनाएगी वो यही होगा, अल्फा ही होगा। एक बार फिर से बताता हूं, एसी कोड लो, मान लो आपने ये एसी कोड ली और इस टेंजेंट के साथ यहां से ये एंगल बीटा बनता है बच्चों, क्या एंगल बनता है सर, बीटा बनता है। तो प्रॉपर्टी ये है कि यही कोड इसकी ऑल्टरनेट सेगमेंट में भी बीटा बनाएगी। तो आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा एंगल बीटा बनने वाला है। मेरे ख्याल से बच्चों ने फिगर आउट कर लिया होगा कौन सा एंगल बीटा बनेगा, यही कोड इसकी ऑल्टरनेट सेगमेंट में बीटा बनाएगी, मतलब कि ये एंगल बीटा होगा। बिल्कुल सही है, दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्वेश्चन आएंगे तो मैं इसको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। अगर ये बीटा है तो यही कोड इसकी ऑल्टरनेट सेगमेंट में जहां भी एंगल बनेगा वो बीटा बनेगा। ये अल्फा है तो यही कोड इसकी ऑल्टरनेट सेगमेंट में जहां भी एंगल बनाएगी वो अल्फा बनाएगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। और एक लास्ट प्रॉपर्टी और बताता हूं अभी के लिए, एक लास्ट प्रॉपर्टी और, प्रॉपर्टीज ज्यादा ना हो जाए लेकिन एक प्रॉपर्टी और बतानी जरूरी है। एक प्रॉपर्टी और सुन लो, अगर ये दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर्कल पूरा कर देता हूं, ये दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, तो इनमें कॉमन कोड कौन बनेगी। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो कॉमन कोड कौन बनेगी, कॉमन कोड, कॉमन कोड, कॉमन मतलब सर जो दोनों की हो, दोनों की हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, कॉमन कोड ये बनेगी, ए बी इज द कॉमन कोड, ए बी इज द कॉमन कोड, क्योंकि दोनों सर्कल्स की कोड है ये। तो प्रॉपर्टी ये कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर C2 है, इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दोनों के सेंटर को मिलाया जाए, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनो, अगर दोनों के सेंटर को मिलाया जाए, दो सर्कल्स के सेंटर को मिलाया जाए, तो वो कॉमन कोड को हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। सर बात नहीं समझ में आई, आ गई होगी बच्चा, नहीं आई है तो दोबारा बता देता हूं। प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप दोनों के सेंटर्स को मिलाते हो तो वो कॉमन कोड को हमेशा सर हमेशा कॉमन कोड को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। मतलब दो रिजल्ट आएंगे, क्या क्या, एक तो C1 C2 जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी AB के, एक तो C1 C2 लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी AB के, जैसा कि ये 90 है, और दूसरा कॉमन कोड दो इक्वल हिस्सों में बट जाएगी हमेशा सर हमेशा, मतलब AC इज इक्वल टू CB भी हो जाएगा, AC इज इक्वल टू CB भी हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है, AC इज इक्वल टू CB भी हो जाएगा, मतलब ये दो इक्वल हिस्सों में भी बच्चों बट जाएगी, हमेशा बटेगी सर हमेशा, 90 हमेशा बनेगा सर, हमेशा बनेगा बेटा, हमेशा बनेगा। बोलो आई बात समझ में, क्या ये बातें इतनी समझ में आई, आई होप सो इतनी चीजें सभी बच्चों को समझ में आई होंगी। एक एग्जाम्पल और मन कर रहा है मेरा करवाने का, एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेता हूं ताकि आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज अच्छे से ध्यान में, अगले क्लास में आओ, अगले वीडियो में देखो तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से ध्यान हो, क्योंकि मैं और भी बातें बताने वाला हूं और क्वेश्चंस भी खूब सारे करवाने वाला हूं। देखो क्वेश्चंस में कोई कंजूसी नहीं होगी, सवाल बहुत लेने वाला हूँ, लेकिन अभी प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन और याद आ रहा है मुझे, तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। वैसे यहाँ पे मुझे स्लाइड लग नहीं रही है एक्स्ट्रा, बट लेट्स सी हियर। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे करवा देता हूँ। हाँ जी यहीं पे हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन अच्छा होगा, देख लो सवाल देख लेना, ठीक है। एक सवाल और याद आ गया तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन ये था, कैट का ही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल था वो, और एग्जाम्पल यहाँ ले लेता हूँ, रिलेट करना जो थ्योरी अभी बताई है। क्वेश्चन ये था कि एक ट्रायंगल दी हुई थी हमें, ये ट्रायंगल दी हुई है ABC, ABC इज एनी ट्रायंगल, हमें नहीं पता कैसी है बट एक ट्रायंगल है। इसमें दो मीडियन डाले हुए थे हमने, एक AD मीडियन डाला हुआ था और एक BE मीडियन था, ये BE, AD एंड BE आर मीडियंस, और मीडियन जहां मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, है ना। तो इट इज गिवन दैट AD एंड BE आर द मीडियंस। ये बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, AD एंड BE आर द मीडियंस, ठीक है। मीडियन समझ गए हो सभी बच्चे, रिलेट कर पा रहे होंगे। एंड इसके अलावा हमें ये गिवन था कि इस OD का वैल्यू x है, ये हमारी x गिवन थी, और EC हमें y गिवन है, ये ECY है, समझ रहे हो। OD का वैल्यू x है, ECY है, मैं यहाँ लिख देता हूं, OD का वैल्यू x है और EC का वैल्यू y है। एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट कि इन चारों पॉइंट से ये EODC चारों पॉइंट से बच्चों एक सर्कल पास होता है, हो सकता है, गिवन है, ये सर्कल ऐसे पास हो रहा है, ऐसे करके हमें गिवन था। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब बच्चे पूछते हैं सर पूछा क्या था, बस वो बता दो। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, मैं फिर बता रहा हूं, अच्छा सवाल है बच्चों, देखना, रिलेट करना। ये y था, ठीक है।
तो बहुत अच्छा सवाल है। पूछा क्या था, पूछा ये था कि x/y का रेशो बताओ, फाइंड x/y। तो मैं तो चाहता हूं कि आप पोज करके एक बार ट्राई करें, जरूर ट्राई करें, बनता है ट्राई करना, ठीक है। नहीं तो मैं बताता हूं, मेरे साथ देखना, आई एम श्योर कि क्वेश्चन करके बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत मजेदार सवाल है। तो बच्चों अब मुझे ये बताओ सबसे पहले, जहां पे दो मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, तीसरा मीडियन भी वही इंटरसेक्ट करता है, यस सर, है ना, तीसरा भी यही, तो ये ओ सेंट्रोइड हो गया। और सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। याद होगा, नहीं है तो आपके नोट्स में देखो, सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर ये x है तो AO का वैल्यू कहना ही से 2x हो जाएगा, यस सर, AO का वैल्यू 2x हो जाएगा क्योंकि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। तो अगर ये x है तो ये 2x होगा। और BE हमें मीडियन दिया हुआ है, BE हमें मीडियन दिया हुआ है, अगर ये मीडियन है तो ये y है, यदि ये y है यदि, तो कहना ही से ये ऊपर वाला भी y होगा, ये भी y होगा। सर ये y कैसे हो गया भाई, BE मीडियन है तो ये भी तो y हो गया ना, BE मीडियन दिया हुआ है हमें अगर, तो ये भी तो बच्चों y हो गया ना। बस बस बस, अब सवाल खत्म करने जा रहे हैं। मुझे ये बताओ, क्या ये सर्कल नजर आ रहा है, बच्चे कहते हैं यस सर। क्या ये ए पॉइंट नजर आ रहा है, बच्चे कहते हैं यस सर। क्या बच्चों ये दो सेकंड नजर आ रही है, बच्चे कहते हैं यस सर। नहीं आई बात समझ में, एक सर्कल में दो सेकंड नजर आए ए पॉइंट से, बच्चे कहते हैं यस सर नजर तो आए, बट क्या बताना चाहते हो, ये देखो इधर इस पॉइंट से ये दो सेकंड नजर आए, प्रॉपर्टी क्या थी, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, बिल्कुल थी सर, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, तो ये प्रॉपर्टी थी ना। तो बस बाकी सारी चीजें भूल जाओ, इस ए पॉइंट से ये AD और AC दो सेकंड नजर आए होंगे, तो क्या मैं इसमें बोल सकता हूं, क्या AO इंटू एडी, AO इंटू एडी, AO इंटू एडी, ए से लेते हैं डिस्टेंस, है ना, इज इक्वल टू, क्या हम बोल सकते हैं, AE, ए से E डिस्टेंस, A से C डिस्टेंस, AE इंटू AC, यही तो है सेकंड से रिलेटेड प्रॉपर्टी। तो बस वैल्यूज दो बच्चों, AO का वैल्यू 2x और AD का वैल्यू कितना हो गया 3x, ये कंप्लीट 3x हो गई हमारी, इज इक्वल टू AE का वैल्यू y और AC कितनी हो गई 2y। अब मुझे बताओ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां से x² बाय y² का वैल्यू आ जाएगा, y² नीचे आ गया, इज इक्वल टू 1/3, बोलो 1/3। और यहां से कैनवी से x/y का वैल्यू पूछा था, तो कैनवी से आंसर होना चाहिए 1:√3, यही सवाल का आंसर होना चाहिए बच्चों, और आपको जान के खुशी होगी 1:√3 इस सवाल का आंसर है, यही क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप सो सबको ये वीडियो अच्छा लगा, सबको ये वीडियो समझ में आया अच्छे से, सबको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई। क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मैं फिर बता दूं, सवाल अभी बहुत करवाने वाला हूं, अभी तो शुरुआत की है बच्चों, मेरी आदत है मैं पहले थ्योरी करवाता हूं, ये मैं अभी भी यही कहूंगा कि मैंने एग्जाम्पल्स आपको नहीं दिए ज़्यादा, मैंने थ्योरी बताई है, अगली क्लास में भी थ्योरी पे ज़्यादा फोकस होगा, लेकिन सवाल भी करवाते हुए चलूंगा, उसके अगले क्लासेस में मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही करते हैं। फिर से मैं बता दूं बच्चों, सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कैट में अगर मुझसे आप सवाल पूछो तो लगभग ज्योमेट्री में से जितने सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, लगभग उसका 40% क्वेश्चन सर्कल्स में से पूछा जाता है। तो मैं एग्जांपल्स में कंजूसी नहीं करूंगा, एग्जांपल्स खूब देने वाला हूं। बच्चे कहते हैं कि सर ज्योमेट्री में क्वेश्चन पूछते कितने हैं, ये तो बता दो। ज्योमेट्री में बच्चों अगर 34 क्वेश्चन पूछे जाते थे जनरली हमसे 100 क्वेश्चंस में से, क्वांट में 34 क्वेश्चन, तो ज्योमेट्री में आप 8 से 10 क्वेश्चन तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल आते थे 8 से 10, और उसमें से सर्कल में ही 3 से 4 क्वेश्चन हमें कम से कम मिल जाते हैं, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, विद एग्जाम्पल्स पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया से करने वाले हैं हम मिलके। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू।